तो कल हम लोगों ने कौन बताएंगे जरा हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे नाड़ी सीखते हुए। वायु के हम किसी दोस्त के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। कौन से दोस्त के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग समान वायु के ऊपर बात कर रहे थे। आप लोगों ने नोट किए कि नहीं किए? मुझे कोई बताएंगे जरा समान वायु क्या है और क्या काम करता है? अच्छा है तो क्या होगा, बुरा है तो क्या होगा? कोई बता सकते हैं मुझे? वैभव जी बताइए जरा। सर जो समान वायु रहता है वो अन्नमय स्रोत में रहता है, हाँ। अमाशय पक्वाशय में, और ये अन्न को पचाने का कार्य करता है। हाँ। और ये मल भाग और सार भाग को अलग करता है। हाँ। 3 कार्य है ना उसका। जी सर। पाचन करना, सारकीट विभाजन करना और धातुओं को अनुग्रह करना। ये 3 काम है विशेष करके समान वायु का। बहुत अच्छी बात है। और गजानंद वर्मा जी, आपको कुछ याद है कल का हमने उदान वायु के बारे में क्या क्या बोले थे? आप क्या जानते हैं उदान वायु? मैं इस क्लास में आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, मतलब काफी दिनों से मैं क्लास नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि हमारे लिए कोई क्लास अभी अरेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। संदीप सिंह जी, आप बताइए जरा उदान वायु के बारे में। उदान वायु कहाँ रहता है, उसका काम क्या है? सर लेकिन उदान के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। कल का मुझे आइडिया नहीं है, आपकी पहले क्लास में से मुझे थोड़ा पता है। उदान वायु जो है चेस्ट में रहती है और इसी की वजह से हम ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े रह पाते हैं। और जो भी जैसे कि आहार नलिका है और हाँ सर, मतलब चेस्ट के एरिया में रहती है, गले के एरिया में। उदान वायु नाभि में, उर यानी वक्षस्थल में और कंठ में यहाँ रहता है। उदान वायु ऊर्ध्व गति के मतलब कि ऊपर काम करने वाला दोष है उदान वायु। अपान वायु कहते ही यह समझ में आना चाहिए कि वह वायु जो नाभि से नीचे की ओर धक्का मारने का या खींचने का काम करता है। वो मलों को, मूत्र को शरीर से, मल द्वार से, मूत्र द्वार से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तो समझ लो अपान वायु, है ना। उदान वायु जैसे अपान वायु नीचे खींचता है वैसे उदान वायु ऊपर की ओर खींचता है। ऊपर खींचने का मतलब क्या है? वाक प्रवृत्ति। एक आदमी जब बोलता है तो नाभि से ऊपर की ओर उसका दबाव होता है कि नहीं होता? इसीलिए उदान वायु में वाक प्रवृत्ति बताया गया। भाषण बोलना, गायन गाना गाना, विविध प्रकार के चेष्टा करना, चेष्टा करने में भी हमारे शरीर के मध्य भाग से ऊपर की ओर उसका होता है। और शरीर के मध्य भाग से ऊपर की ओर ऊर्जा, वर्ण और बल इनका और स्मरण शक्ति इनके जो स्रोत है वो उदान वायु से ही लग करके आगे बढ़ता है। ठीक है। आज हम बात करेंगे व्यान वायु। जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई अपान वायु यानी मध्य शरीर के मध्य भाग से नीचे की ओर दोषों को, मलों को, धातुओं को खींचने वाला, सारी धातुओं को नहीं, दोषों को, मलों को, इनको खींचने वाला। रसों को, रस धातु, रक्त धातु, इसको भी तो है ना संचरण होता है। पसीना जो है, स्वेद हो गया, इनको खींचेगा नीचे, ऊपर की ओर खींचने वाला उदान वायु। और शरीर में ऐसे तिरछा खींचने वाला, है ना, यहां से इधर आ रहा है, यहां से इधर आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे व्यान वायु। तो व्यान वायु अगर आपको कोई पूछेगा कहाँ रहता है तो क्या बोलेंगे? सर्व शरीर में यह रहता है, लेकिन विशेष करके व्यान वायु हृदय में रहता है। इसका मुख्य रहने का जगह जो है वो हृदय है, जहां प्राण भी रहता है, प्राण वायु भी। लेकिन गति जो है इसका न ऊपर की ओर होगा न नीचे की ओर होगा, ऐसा तिरछा जाएगा व्यान वायु। जितने भी स्किन डिसीज है वो सभी व्यान वायु की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। स्किन में दिखने वाली सभी, पसीना कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, व्यान वायु के इच्छा के बगैर संभव नहीं है। जो तिरछा कुछ भी चले, आपके स्किन में दाने होना, फोड़ा फुंसी होना, कुछ भी होना, XYZ, व्यान वायु के इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। हृदय में घबराहट हो रहा है,
तिर्यकगामी वायु है, इसका मतलब व्यान वायु का वहां विकृति होना कंपलसरी है। अगर व्यान वायु के जो प्राकृत कर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो व्यान वायु जो है ना, रस धातु को, रक्त धातु को, पसीना को इधर से उधर सर्वत्र लेकर के जाता है। शरीर में दो ही है जो गति करता है, एक का नाम है प्राण वायु, दूसरे का नाम है व्यान वायु। समान वायु अग्नि को पकाएगा, सर्किट विभाजन करेगा, और जहां जहां जिस जिस को ले जाना है वह व्यान वायु उधर काम करेगा। नीचे की ओर ले जाना है तो अपान वायु है ना, तिरछा लेकर के जाना है तो व्यान वायु, ऊपर की ओर लेकर के जाना है तो उदान वायु, बीच में कौन रह गया? समान वायु। इस तरह से हमारे शरीर में ये सारे काम चलते हैं। आंखों से आंसू निकलना, यह भी व्यान, बहुत ज्यादा आंखों से आंसू निकल रहा है, नाड़ी में चेक करेंगे तो जरूर आपको व्यान वायु ही दिखेगा। और इसका संकोच और प्रसारण, ये दो क्रियाएं भी व्यान वायु का ही है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कुछ चीजें देख, जैसे उधर से आपके सिर के ऊपर बॉल आकर के सिर में, या कोई किसी ने ईंट फेंका और आपको पता नहीं था किसी ने पत्थर फेंका। आप लोग कृपया अपने कैमरे को तो खोलिए ना जरा, आपके चेहरे की जो एक्सपीरियंस उससे जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाव भाव कटाक्ष। मान लीजिए आप अपने मस्ती में थे, बगल से एक पत्थर कहीं से उड़ते हुए आया, जैसे ही आपके सामने आया तो अब आपको पता चला कि भाई ओए, ऐसा होता है कि नहीं होता? उस वक्त शरीर संकोच करता है, ऐसे है ना, खुद से इकट्ठा होने का प्रयास करता है। कौन करता है ये? व्यान वायु। जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा पुलकित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, उस समय हमारा जो शरीर वो क्या करता है? प्रसार, यानी फैलना। खुशी के समय में फैलना, दुख के टाइम में संकोच होना, ये कौन करता है? व्यान वायु। आक्षेप करना, आक्षेप यानी कि मिर्गी के दौरा जब आता है तो पेशेंट हाथ को पैर को फेंकने लगते हैं, यह जो आक्षेप है यह भी यही व्यान वायु के वजह से हो रहा है, समझनी चाहिए। आंखों को खोलना और बंद करना, आंखों को कोई बंदा बार बार करता है ना, क्या समझने आनी चाहिए? इसके व्यान वायु में कोई ना कोई। अब इसके अगर हम व्याधि के बारे में बात करेंगे तो व्यान वायु जो है सर्वदेहगत, शरीर के जो स्किन से रिलेटेड कहीं पर भी चमड़ी में कोई अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि ये तो ऐसा तिरछा जाता है ना, तो दूसरा तो कोई दोष है नहीं जो कि स्किन में आकर के टच करता हो तिरछा। बवासीर, हालांकि अपान वायु है लेकिन वह कहीं ना कहीं व्यान का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो दीवारों को तोड़ के बाहर जा रहा है। किसी के फोड़ा हो गया, अब आप कल्पना करो कि फोड़ा हो रहा है, मवाद बाहर निकाल रहा है, शरीर में मवाद यानी कि पीप हो रहा है, गंदगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिन है शरीर में, गंदगी है। शरीर का जो जीवनीय शक्ति है किसको बोलेगा? तिरछा तो कोई जाता नहीं है, एक यही जो है व्यान वायु जाता है। तो व्यान वायु ही सभी टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए जाएगा आगे स्किन में, और कोई दूसरा नहीं। तो व्यान वायु के इलाज हमें करना चाहिए। क्या किया जा सकता है व्यान वायु में इलाज? तो रक्त मोक्षण जो हम करते हैं ना आयुर्वेद में, शरीर से, स्किन से खून को बाहर निकालना, रक्त मोक्षण करने से बेसिकली हम व्यान वायु के एक तो उसको सहयोग दे रहे हम, दूसरा उसकी अति प्रवृत्ति को हम कंट्रोल कर रहे। और ठहर जा भाई, ठहर जा, हम भी है साथ में, है ना। हमारे शरीर की जो जीवनीय शक्ति है उसको सहयोग देना ही तो आयुर्वेदिक चिकित्सा, काय चिकित्सा का मतलब ही यही है। ठीक है जी।
व्यान वायु समझ में आया आपको, जो पूरे शरीर में घूमता है इधर से उधर। दूसरे नंबर में अब आ गया पांचवें नंबर में, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे, अपान वायु। अपान वायु कहाँ कहाँ रहता है? आपके मल द्वार में, वसती स्थान में अपान वायु रहता है। लेकिन जो वो घूमता है वो नाभि तक उसकी गति रहती है। हमारा जो नाभि है, नाभि से मल द्वार, मूत्र द्वार, यहां सभी जगह अपान वायु का कार्य है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में अपान वायु का काम है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? लिखिए जरा। मुख्य इसका काम है पेशाब को, मल को यानी कि स्टूल को, शुक्र को, पेशाब को कलेक्शन करना, सुरक्षा करना और बाहर निकालना। ऐसे ही मल को, जो स्टूल है, उसको भी कलेक्शन करना, सुरक्षा देना, ताकि असमय वो न निकले और समय आने पर बाहर निकालना। ऐसे ही शुक्र भी, असमय शुक्र निकल पड़ा तो बंदा मर ही जाएगा। इसलिए प्रकृति ने अपान वायु के ऊपर जिम्मेवारी दिया हुआ है कि आपके जिम्मेवारी है कि इस आदमी का जो शरीर में जो शुक्र है, जो स्पर्म है, उसका आपने सुरक्षा देना है, उसको आपने कलेक्शन करना है, और जब शारीरिक संबंध या ऐसी कोई परिस्थिति हो तो फिर पेनिस के माध्यम से बाहर निकलना है ना। संतान उत्पादन के लिए शुक्र की जरूरत पड़ती है। तो उस समय प्रकृति की प्रेरणा से अपान वायु ही प्रेरित होकर के आपके पेनिस से स्त्री के गर्भ तक पहुंचाया जाता है। पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री में भी मल मूत्र पुरुष के अलावा आर्तव को प्रवृत्त करना। आर्तव मीन्स जो रजस्वला के समय में जितना ब्लड को निकाला जाना चाहिए उतने ब्लड को निकालना और बाकी उसको सुरक्षित करना। ये सभी काम कौन कर रहा है? अपान वायु कर रहा है। अगर अपान वायु में समस्या होता है तो मूत्राशय में और मल द्वार में ही ज्यादातर इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखते हैं। कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में, कभी कभी आपके किडनी में, कभी कभी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, इन जगहों में अपान वायु का कुपित अवस्था और उससे होने वाले नेगेटिव प्रभाव हम देख सकते हैं। जितने भी एंड्रोमेट्रोसिस्ट है, जितने भी पीसीओडी का जो केस है, जैसे कि रसौली जैसे जो चीजें हैं, वह भी अपान क्षेत्र में जो भी चीजें हैं, अपान वायु की अप्रवृत्ति होने की वजह से, अति प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप सारी चीजें होती है। हालांकि उसमें रक्त धातु का, रस धातु का, कुछ व्यान वायु का भी उनमें है ना, कफ का भी उसमें प्रभाव रहता है, लेकिन चूंकि वो अपान क्षेत्र में है, जो भी अपान क्षेत्र में व्याधि होगा वहां पर अपान वायु का भी चिकित्सा हमें करना होगा। तो अगर हमें अपान वायु का चिकित्सा करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? विरेचन, विरेचन करना। एक चीज नोट करिए, अपान वायु पृथ्वी महाभूत प्रदान है। अपान वायु पृथ्वी महाभूत प्रदान है। वो पृथ्वी महाभूत को के ऊपर काम करने वाला दोष है। पृथ्वी महाभूत है ना, जैसे मल है उसको बाहर निकालना। जल में भी पृथ्वी महाभूत के कुछ अंश होते हैं, क्योंकि उस जल से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो उसको बाहर निकालना। अब हम बात करेंगे वेग अवरोध के बारे में। अपान वायु का अगर समस्या रहती है, अपान वायु का अगर समस्या हो तो उस समस्या का कारण मल मूत्र की वेग अवरोध हमें समझना है।
मान लीजिए कि किसी के अपान वायु में या अपान वायु क्षेत्र में, अपान क्षेत्र में कोई समस्या है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आपने किसी व्यक्ति के नाड़ी में अपना 3 उंगली रखा और उंगली रखने के बाद तर्जनी उंगली में आपने, अब कल परसों हम बात करेंगे, अपान क्षेत्र में आपको स्पाइक दिखा। स्पाइक दिखने का मतलब आपको अब क्या पूछना चाहिए? उसको आपने ये पूछना है कि क्या कभी आप मल और मूत्र को रोकने का आपका इतिहास रहा? जैसे दिन में कुर्सी में बैठे रहे, पेशाब भी आया, लेकिन सामने उसका बॉस बैठा हुआ है, टीवी देखने के लिए बैठा और कब लेटिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, उसको अता पता ही नहीं होता। ज्यादातर मल और मूत्र को ज्यादा रोकना अपान वायु को विकार करने वाला माना जाता है। ठीक है, अगर किसी के नाड़ी में आपने इन सारी चीजों को नोट करते हुए जाना हो कि बाद में जब हम शब्द दोषा के ऊपर बात करेंगे नाड़ी में, तो वहां आपको ये समझ में आएगा, वहां जोड़ करके देख लेना और बहुत अच्छा लगेगा। अपान तो बात हो गया, अपान में स्पाइक दिखने पर आपने मल मूत्र के वेगा अवरोध को सोचना है और उसको पूछना है। अगर वो बोलेगा हाँ जी मेरा ऐसा ही रहा सर, मैं मोटरसाइकिल में दिन भर यात्रा करता था और है ना, पेशाब भी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मतलब कि समय का अभाव, रास्ते में कहाँ बाथरूम, ऐसे मतलब कि आपने पूछना है। उदान वायु में अगर प्रॉब्लम होगा, आपको स्पाइक दिखा और उदान वायु से संबंधित व्याधि आपको दिख रही है, तो जैसे अभी मुझे हो रहा है ना उबासी, तो ऐसे उबासी का इतिहास दिखेगा। आपने पूछना है कि क्या आपको बार बार उबासी, बार बार श्वास काश या व्याधि था और इन व्याधियों को रोकने का आपने प्रयास करते थे? क्या पूछना है आप लोगों ने? बार बार उबासी आता था और उसको रोकने का आप प्रयास करते थे? बार बार श्वास काश और वोमिटिंग टेंडेंसी रहती थी और उसको रोकने के आप प्रयास करते थे दवाई वगैरह खा के? वो जरूर आपको हाँ बोलेगा। तो समझ लेना कि इसके उदान वायु में जो स्पाइक दिख रही है वो बिल्कुल सटीक है, इसके शरीर में उदान प्रवृत्ति, उदान वायु की व्याधि है। तो उदान के जो चिकित्सा है वो आपको करना है। उदान का चिकित्सा क्या हो सकता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ पर पिछले क्लास के कौन है यहाँ पर? सुशील कुमार जी, आप जरा कैमरा खोलिए। उदान वायु के स्पेसिफिक चिकित्सा के बारे में मैंने बताया था, क्या हो सकता है? सुशील कुमार जी आप बताइए, या तो वैभव जी बताइए अगर आपको समझ में आ रहा हो। नस से हो सकती है, नस्य भी एक है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वो नस्य नहीं, नस्य तो एक अलग प्रोसेस हो गया ना, वो पंचकर्म के मुख्य उसमें नहीं ना आता सर। बमन, हाँ बमन है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्वगामी है ना, ऊपर की ओर जा रहा है ना। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है। तो उदान वायु में अगर दिक्कत है तो तुरंत बमन करा दो और उसके बाद दूसरे जो क्रियाएं हैं वो करा दो और उसको स्पेसिफिक बोलो कि सर्दी श्वास और काश और उबासी ज्यादा आए तो उसको ठीक करने वाली इलाज करो, उसको रोकने वाली इलाज नहीं करना। समान वायु, समान वायु में क्या हो सकता है, कोई बता सकते? समान वायु, समान वायु के काम ही उसके स्वभाव है। किसी को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, क्योंकि उसका तो पाचन कार्य है ना जी। समान वायु का सारकीट विभाजन करना है और पाचन करना है। तो स्वभाव में क्या होगा? सारकीट विभाजन का तो स्वभाव होगा नहीं, वो तो अंदर हो रहा है, क्योंकि उसका पाचन कर्म है, पकाने का कार्य है उसका। तो भूख लगाएगा और प्यास रहेगा। उसको क्या पूछना है हमने कि सर आपको ज्यादा भूख लगती थी लेकिन आप रोटी नहीं खाते थे, ज्यादा प्यास लगता था आप पानी नहीं पीते थे, या ज्यादा भूख लगने पर आप जो है पानी पीते थे और ज्यादा प्यास लगने पर आप रोटी खाया करते थे? कुछ ऐसे इतिहास आप पेशेंट से पूछ लो।
अगर वो यस सर, हाँ बिल्कुल 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 सर, पहले हम ऐसे ही किया करते थे, तो आपने ठप्पा लगाना, हाँ आपके समान वायु में समस्या है। इलाज क्या होनी चाहिए? पिछले बार मैंने अपने क्लास में बताया था, समान वायु के इलाज क्या होनी चाहिए, कोई बता सकते हैं मुझे? क्या होना चाहिए? समान वायु मध्य शरीर में रहता है, वो तो न तो अधोगामी है, न ऊर्ध्वगामी है, न तिर्यकगामी है। विरेचन में नहीं कर सकते, वमन भी नहीं कर सकते, और रक्त मोक्षण भी नहीं कर सकते। बस्ती नहीं, बस्ती भी नहीं कर सकते। क्या किया जा सकता है? आप देखो जरा, समान वायु का काम क्या है, उसी काम से आपको पता चल जाएगा कि इसका इलाज क्या है। पसीना निकालेंगे, पसीना नहीं नहीं, पसीना भी आपने कुछ हद तक तो सही बताया। समान वायु का सटीक इलाज है कि उसके दीपन पाचन करने वाली ट्रीटमेंट दे दो, क्योंकि उसका पाचन कर्म ही है ना उसका मुख्य कर्म। अपान के जैसे अनुलोमन तो है नहीं, नहीं उदान के जैसे वॉमिटिंग टेंडेंसी वाली बात है कि भाई चलो वॉमिटिंग करो, उदान वायु को फ्री छोड़ो। समान वायु तो नाभि में रहता है और अग्नि के समीप रह करके अग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य करता है। तो अगर आपको समान वायु से संबंधित भूख लगना, प्यास लगना, या बिल्कुल भूख नहीं लगना, बिल्कुल प्यास नहीं लगना, ऐसे अगर आपको दिखता है तो क्या किया जाए? तुरंत दीपन पाचन करने वाले ट्रीटमेंट दे दो, तो तुरंत समान वायु जो है वो सम अवस्था में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जरा प्राण वायु। प्राण वायु विकृत कब होगा या लक्षण कैसे पता चलेगा? उसके आंखों से आंसू बहुत ज्यादा आए और उसको उद्गार बहुत ज्यादा आए, डकार, बार बार आंख से आंसू आना, बार बार डकार आना, समझ लो इसके प्राण वायु में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। प्राण वायु में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अब जरा ध्यान से बोलना है। हाँ, पिछले बार मैंने पढ़ाया था ये, मैं सारी चीजें में पिछले बार, सुनील कुमार जी पता नहीं न तो ऑडियो खोल रहे न कैमरा खोल रहे, ये पता नहीं है या नहीं यहाँ पर। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी बताइए जरा प्राण वायु के बारे में बताइए। जी सर, है हाँ अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बताइए जरा सुनील कुमार जी, आप पिछले बार क्लास में भी आए थे। मैं जानना चाहता हूँ, देखो एक टीचर होने का नाते एक ये हमारा फर्ज बनता है कि जो चीज हम पढ़ा रहे इतनी मेहनत करके, वो चीज आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? प्राण वायु का इलाज क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से दिमाग लगा करके बताना। प्राण वायु, प्राण का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन का विरेचन करने के हम प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राण ही हमारे जीवन का आधार है, प्राण ही जीवन का सार है। प्राण शरीर के अंदर जब तक रहेगा तब तक जीवन है, जिस दिन बाहर गया उस दिन जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि प्राण का हम कोई भी डिटॉक्सिफाई करने वाले काम कभी नहीं कर सकते, लेकिन प्राण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब क्या करें? क्या किया जा सकता है बताइए जरा। फेफड़ों को ताकत देने वाली दवा दिया जा सकता है। हाँ जी, संशमन किया जा सकता है। क्या बात है मोहन कुमार जी, संशमन चिकित्सा ही उसका जीवनीय और संशमन कर्म जो है उसको समन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए कि महाराज आप हमारे यहाँ पर बहुत बड़े जिम्मेदार, मतलब कि दोस्त में से एक हो, आप ठंडे हो जाओ, है ना। छोटे मोटों के लिए तो हम निपट सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर हम, हालांकि ऊर्ध्वगामी है प्राण, लेकिन चूंकि वो जीवन का आधार है जी, प्राण है, वो ऑक्सीजन है, उसको हम बाहर विरेचन पसी और ये सारी चीजें करके हम नहीं निकाल सकते, उसको हम संरक्षण चिकित्सा करना है। प्राण में विकृति उत्पन्न हो गया तो उसका संशमन चिकित्सा। मोहन कुमार जी बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा याद किया है। मैं आप सभी लोगों को बताऊं, हालांकि मैंने मर्म के क्लास में बताया, हमारे इस क्लास के बाद सबसे लास्ट में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने शेयर एंड ऑन के माध्यम से 600 रुपया जो हमारा जो क्राइट एरिया है शेयर एंड ऑन का, वहां तक जो पहुंचे हैं, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ स्पेसिफिक नाड़ी परीक्षण से संबंधित। तो यहाँ आपने दो चीजें करना है, एक तो शेयर एंड ऑन में आपने रोज करना है, लोगों को शेयर करना है उस पोस्ट को। दूसरी बात, अच्छी तरह से पढ़ाई हुई चीजों को नोट बना करके रोज आपने पढ़ना है और याद रखना है।
और वहां आपसे 3 या 4 सवाल पूछे जाएंगे उनसे जिन्होंने सेरेन ऑन से 600 क्रॉस किया। हालांकि सभी लोगों ने किया, मैंने देखा हुआ यहाँ पर बहुत कम है जिन्होंने नहीं किया। 600 क्रॉस किसी का 400 से ऊपर तो तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो आप सभी लोगों से जिन्होंने 600 क्रॉस किया है, और करने में कोई दिक्कत नहीं है, महज 5 दिन में 600 क्रॉस हो जाता है। ठीक है जी, आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो सही जवाब देंगे ऐसे 3 लोगों को हम बढ़िया गिफ्ट देंगे। ठीक है जी, तो क्यों ये जो गिफ्ट है ना, हालांकि मैं जानता हूं कि आप के लिए उस गिफ्ट का कोई खास उस हिसाब से मायने नहीं, लेकिन क्योंकि ये पढ़ाई के बीच में ये एक लगा लो कि एक प्रसाद के जैसे बन जाता है। मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद का इतना ज्यादा वो तो नहीं होता, लेकिन प्रसाद ही चूंकि भगवान के दरबार से आया है, उस दृष्टिकोण से उसका बड़ा अच्छा मायने रहता है कि पढ़ करके आपने क्या चीज पाया, गुरु के माध्यम से एक आपको जैसे कि आशीर्वाद कहो या जैसे कि प्रोत्साहन, जैसे इस तरह की चीजें हम वहां पर बात करेंगे। ठीक है, प्राण हो गया। अब हम बात करेंगे जरा व्यान के बारे में। प्राण तो हमने सुना, अश्रु और उद्गार, जिसका नींद की अवरोध जो होगा, जैसे कि रात में नहीं सो रहा है, व्यान वायु से संबंधित व्याधि कब हो सकता है? जो आदमी अपने निद्रा को रोकने का प्रयास करेगा वह आदमी का व्यान वायु जरूर प्रभावित होगा। बस व्यान वायु का चिकित्सा तो निर्हरण कर दो रक्त मोक्षण आदि की क्रिया से, है ना। समझ में आया जी? तो ये हमारे आज हमने वायु को यहाँ नमस्कार किया। अब हम जरा जाएंगे पित्त में। पित्त, एक सेकंड। हाँ, की बनाको सब्जी हो भयो, एक सेकंड। चलिए, अब पित्त क्या है? पित्त, पित्त क्या है? पित्त यानी शरीर में ओज, बल, वर्ण और पुष्टि को देने वाला। बेसिकली जो काया चिकित्सा के बारे में हम जो बोलते हैं ना, काया चिकित्सा, आयुर्वेद पित्त के ही आधार पर डिपेंडेड है। जिसने पित्त को समझ लिया और जिसने पित्त का चिकित्सा किया, वो कफ को भूल जाओ, वायु को भूल जाओ। अकेले पित्त को अगर आप लेकर के चलोगे तो मतलब अगर कोई आपके सामने व्याधि को लेकर के आया है तो पक्की बात है कि या तो पित्त बहुत कम होगा या पित्त बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए V1 K2 P3 सबसे ज्यादा पित्त ही है। अगर पित्त अगर मेंटेन रहता है, यानी उसके शरीर में अग्नि अगर संतुलित अवस्था में रहता है, तो उसकी उष्णता से वायु शांत होगा और उससे पित्त भी शांत होगा। तो पित्त बीच में है। हर चिकित्सक को ध्यान कफ और वात में ज्यादा नहीं देना है, ध्यान देना है पित्त को, क्योंकि जहां पित्त सही रहेगा। और एक दूसरी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं, अलग अलग विटामिन के बारे में बातें होती है, जिक्र होती है, हाँ जी आपके शरीर में ये विटामिन की कमी हो गई। तो इतना एनालाइज नहीं करना किसी पेशेंट के लिए, इतना नहीं सोचना। जहां तक मुझे लगता है आपका सोच हमेशा उस पित्त के ऊपर होनी चाहिए। जहां पित्त मजबूत होगा, जहां पित्त सक्रिय होगा, जहां पित्त सटीक होगा, अच्छी तरह से काम करने वाला होगा, वह पित्त, अगर आप पत्थर भी खाओगे तो उस पत्थर से भी तरह तरह के रसायन, तरह तरह के विटामिन और तरह तरह के एनर्जी को उत्पन्न करने वाला होगा, मिट्टी से और पत्थर से भी। लेकिन अगर आपका पित्त सही नहीं है तो आप चाहे स्वर्ण भस्म लो, चाहे आप कुछ भी इस तरह के महंगे से महंगे भस्म ले लो, या कोई भी ऐसे रसायन ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर से आपका लीवर में, किडनी में, ये गुर्दे वुर्दे सब खराब हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने इलाज तो सही दिया, कफ और वात के आधार पर, आपने पित्त का ध्यान नहीं रखा। इसलिए इलाज करते वक्त हमेशा हमने सबसे ज्यादा जो प्रभावकारी जो कौन है? पित्त है। काया, शरीर ही, शरीर को ही पित्त का रूप माना है, तो उसी को हमने ध्यान देना है और किसी को नहीं।
अब पित्त का मुख्य काम क्या है? पित्त का जो है वो मुख्य काम है दर्शन, यानी देखना। पित्त का काम क्या क्या है? देखना। पक्ति कर्म, पक्ति कर्म का मतलब किए हुए जो भोजन है उसको पचाना और धातु पाक की जो प्रक्रिया है उसको सही तरह से बैलेंस में रखना, ये सारा पित्त ही करता है। शरीर में ताप को मेंटेन करना, भूख को लगाना, प्यास को लगाना, भूख और प्यास को मेंटेन रखना, और विशेष करके देह मार्दवम, हमारे शरीर को सॉफ्ट रखना। शरीर को क्या रखना? कफ अगर बढ़ता है तो टाइटनेस बढ़ेगा, एकदम पत्थर जैसा बना देगा पित्त के अभाव में। वायु अगर बढ़ेगा तो भी अपने रुक्ष और खर गुण से वैसा ही हालत बना देगा, कल हमने पढ़े थे। लेकिन पित्त अगर मेंटेन होगा तो कफ के वो जो स्टेफनेस है, उसकी जो जो गुरु गुण है, उसकी जो क्लेदक कफ की जो है ना, जो स्टेफनेस है, उसको वो बढ़ने नहीं देगा, और वायु के रुक्ष शीत आदि गुणों को वो बढ़ने नहीं देगा। बीच में बैठा है पित्त, दोनों को थप्पड़ मारता रहता है, लाइन में आ जा, ऐसा करता है पित्त। शरीर में उष्मा यानी गर्मी को मेंटेन रखता है, उसके बाद शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन जाता है ना। जैसे हमारा देखो फ्लेक्सिबल, जो जैसे जैसे उम्र बीतता जाता है, जैसे जैसे उम्र बीतता जाता है वैसे वैसे फ्लेक्सिबल नहीं रहता शरीर। योगासन करने वाले, मैं जो है बचपन में जब मैं गुरुकुल में था तो मैंने मयूर आसन में बढ़िया करता था, मैं जो है कि वृश्चिक आसन बहुत बढ़िया करता था, बहुत सारे जो योगासन में करता था वहां पर, लेकिन मैं करते ही आ रहा हूं अभी भी। लेकिन अब जो है ना, मेरा जो शरीर जो है फ्लेक्सिबल है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, अब हंसी आता है कि हाँ, तब जो है कि लोग प्रशंसा करते थे, वाह क्या बात है यार, आप तो शरीर को तो पत्ते ऐसे ऐसे करते हो, पत्ते की तरह हिलाते हो। कारण क्या है? क्योंकि मेरे शरीर में उष्मा यानी पित्त की जो नरमपन है वो थोड़ी कमी हो रही है। और जाहिर सी बात है, समय के साथ साथ सारी चीजें नेचुरली बनता ही रहता है। उम्र के अंतिम पड़ाव में तो बिल्कुल बंदा हल्की तरह से झुक भी नहीं सकता, अगर झुक गया तो खड़ा सीधा नहीं हो सकता। तो पित्त को हमेशा अगर हम मेंटेन रखेंगे तो हमारा शरीर हमेशा फ्लेक्सिबल बना रहेगा। और पित्त का एक बेहतर काम है कि वो अपने चेहरे में ना लाइट को, प्रभा को, कांति को बनाए रखता है। अच्छा ऊष्मा वाले, अच्छा मेंटेन हुआ पित्त वाला जो व्यक्ति देखने में बड़ा स्मार्ट होता है। जैसे जैसे पित्त कम होगा, कफ बढ़ेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे वायु बढ़ेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति के शरीर के रौनक, चेहरा के लाइट खत्म हो जाएगी। अब आप जितने भी लोग देख लो जो दिखने में बड़े स्मार्ट लगते हैं, दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके शरीर में पित्त की क्या पोजीशन होगा। चूंकि आप जानते हो कि वात राजसिक गुण वाला, कफ तामसिक गुण वाला और पित्त सात्विक गुण वाला है। पित्त कौन सा गुण वाला है? सात्विक गुण वाला है। इसीलिए पित्त अगर मेंटेन है तो आपका मानसिक स्थिति भी बड़ा मेंटेन रहेगा। जैसे जैसे पित्त बढ़ा तो आपके मन में एक प्रकार का क्रोध, विषमता मन में है ना, बहुत ज्यादा ऐसा होना है ना, क्रोध आना, बहुत ज्यादा क्या आना, गुस्सा आना, बार बार बातों बातों में गुस्सा आना, ये मन को उस हिसाब से मतलब कि विकृत कर देता है। और धारणा शक्ति को भी जो है पित्त ही मेंटेन करता है। तो क्या क्या हो गया, मानसिक प्रसन्नता या अप्रसन्नता को बुध मेंटेन करता है, और धारणा शक्ति को भी बुध ही मेंटेन करता है। धारणा शक्ति मतलब किसी चीज को समझने की शक्ति, कैपेसिटी। धारणा शक्ति मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करने की जो अवधारणा, जो शक्ति है, वो धारणा शक्ति है। तो वह जो धारणा शक्ति है वह भी पित्त ही मेंटेन करता है। धी, बुद्धि और मेधा शक्ति, ये तीनों को पित्त ही मेंटेन करता है। तो मजबूत, और मजबूत का मतलब बड़ा हुआ पित्त नहीं, बैलेंस में आया हुआ जो पित्त है वो चेहरे को देख के ही पता चल जाता है। आपके सामने पेशेंट आया, चेहरे में बड़ा अच्छा लाइट आ रहा है, नाड़ी देखो, उसके पित्त में बहुत बढ़िया आपको स्पाइक दिखेगा। इसका मतलब है कि इसमें धारणा शक्ति भी सही है,
इसकी मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति, धी शक्ति बिल्कुल अच्छा है, इसमें मानसिक प्रसन्नता बहुत अच्छा है, और इसमें शौर्य यानी साहस की कमी नहीं है। ऐसे अवस्था में जो मजबूत पित्त वाले जो पेशेंट है, वहां क्या होगा, आप अगर उसको स्ट्रॉन्ग बमन के कोई चिकित्सा, क्योंकि आपके सामने तो पेशेंट ही बन के आया है, लेकिन वो कफ से संबंधित कोई व्याधि को लेके आया है, तो कफ निर्हरण के लिए आप अगर उसको स्ट्रॉन्ग बमन देंगे तो वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसका पित्त बैलेंस में है। तो क्या होगा, उसमें एक प्रकार का धैर्य, एक प्रकार का शौर्य, साहस उसके अंदर मन में विद्यमान है, डरेगा नहीं कोई भी चिकित्सा से, कहेगा लाओ भाई। हरियाणा के साइड में बहुत सारे लोग जो है, पता नहीं कितने लीटर, कल परसों एक 80 साल के बूढ़े जो बाबा जी है, वो 15-20 लीटर घी पी रहे थे वो तो कारण क्या है, क्योंकि उसके शरीर में शौर्यता है, पित्त उसका बड़ा मेंटेन में है। तो वे लोग डरते नहीं है ऐसे किसी चीज के लिए। रुचि किसी चीज में ना एक्साइटेड हो जाना, किसी चीज के प्रति रुचि का होना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े ढीले हैं, चल कोई बात नहीं कल देखेंगे, नहीं, पित्त प्रकृति अगर उसका पित्त मेंटेन में होगा शरीर में, तो वो बड़ा एक्साइटेड होगा किसी चीज को सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, एग्रेसिव होगा एकदम वो। अगर पित्त कमजोर होगा तो क्या होगा, चल छोड़। अगर पित्त बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होगा तो एग्रेसिव, फिर ज्यादा एग्रेसिव होना भी अच्छी बात नहीं है, आपको तंग करेगा, टीचर कहेगा पागल आ गया ये। तो ऐसे एग्रेसिवता, ऐसी जो है कि ऐसी तन्मयता किसी काम का, जो टीचर को रात के 2 बजे से लेकर के तंग करे फोन करके, सर नहीं 2 बजे 3 बजे हम नहीं जानते, हमें तो बस मेरे मन में आ गया, मैंने सीखना है, वो मेरे जो है कि मेरे मिडिल फिंगर में ऐसे लग रहा है, सर मुझे बताओ ये क्या है, मैंने आपको 1500 रुपये दिया हुआ है। तो ऐसे जो एग्रेसिव है वो किसी काम का नहीं है, पित्त बढ़ गया उसका बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये एक तरह का पित्त का एक स्वभाव है, ये हर किसी व्यक्ति के शरीर में हम कम बेसी हम इसको देख सकते हैं। पित्त को जरा आप नोट करिए जरा, 5 तरह के पित्त: पाचक पित्त, साधक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त। फिर बोलना पड़ेगा, आप लोगों को यार आवाज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं आप लोग हो या नहीं हो, कैमरा आपने खोले थे फिर दोबारा बंद कर दिया। पाचक पित्त, साधक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त और आलोचक पित्त। तो हमने जैसे बताया था कि वायु जो है वो वसति स्थान में रहता है, नाभि से नीचे वायु का मुख्य निवास स्थान। हालांकि पूरे शरीर में वायु रहता है, प्राण वायु जैसे हमने बताया था कि हमारे जो है कि छाती से ऊपर हृदय में प्राण वायु रहता है, अपान वायु भी हृदय में, हमने बताया था, क्या कहते हैं, व्यान वायु भी, सभी वायु के बारे में समझा। लेकिन वायु का मुख्य घर कहाँ होगा, जैसे विवश जैन जी हर जगह जाते होंगे, ससुराली में जाते होंगे, या भाई के घर में गए, कभी यार दोस्तों के घर में गए, कभी पाकिस्तान गए, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, हर जगह जाते हैं ना जी। लेकिन इनका अपना खुद का रहने का घर तो होगा ही। तो विवश जी आपका कहाँ घर कहाँ है आपका, वैभव जी? विदिशा। तो विदिशा इनका मुख्य रहने का स्थान है। ऐसे ही वायु का शरीर के सर्वत्र वायु विचरण तो करता है, लेकिन जहां उसके खुद के घर की जब हम बात करते हैं तो वो अपान क्षेत्र, वस्ती स्थान ही वायु का स्थान है। ऐसे ही पित्त कहाँ रहता है? पित्त स्वेद यानी पसीना में रहता है, पसीना लिखिए जरा। रस में भी पित्त रहता है, लसिका में और खून में और अमाशय में, यहां पित्त रहता है। ध्यान से सुनना, कहाँ का रहता है? पसीना में रहता है, रस धातु में रहता है, रक्त धातु में रहता है, लसिका में रहता है और अमाशय में रहता है। इन सभी जगह में पित्त रहता है। इसीलिए जब पित्त बढ़ता है तो इन चीजों का वो
दूसरों से ज्यादा जल्दी इनको प्रभावित करेगा। पित्त बढ़ते ही पसीना बहुत ज्यादा निकलना शुरू होता है। पित्त बढ़ते ही वो खून को खराब करना शुरू कर देता है, खून को एकदम तेज कर देता है। पीलिया वगैरह होना सारे पित्त से संबंधित व्याधि है, तो वो खून ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देता है। रस धातु में भी पित्त का प्रभाव बहुत जल्दी दिखता है। आपके स्किन पूरी तरह से, स्किन में जलन होना, ये सारे है ना। और ब्लड हो गया, लसिका में भी इसी तरह से होता है। लेकिन पित्त का रहने का जो मुख्य स्थान है वो आमाशय। आमाशय जो है वो पित्त का रहने का मुख्य स्थान है, आमाशय। ठीक है, नोट करिए, आमाशय में अगर पित्त बहुत ज्यादा खराब होगा तो उसके आमाशय से संबंधित समस्या होगा, क्योंकि आमाशय जो है वो पित्त का अपना निवास स्थान है। वैसे तो कुछ ग्रंथकार सुश्रुत ने जो लिखा हुआ है, समासेन पक्वा माशय मध्यम पित्तस्य कह करके लिखा हुआ है। देखो, पक्वाशय और अमाशय के बीच में, पक्वाशय और अमाशय इनके बीच में कहीं पित्त का स्थान है। निश्चित रूप से हमेशा जो रहता है, अगर कहीं ना मिले तो पित्त कहां मिलेगा? तो बोलते पक्वा माशय मध्यम च पित्तस्य स्थानम। पक्वाशय और अमाशय के बीच में पित्त रहता है। ठीक है, अब चलिए जरा सबसे पहले पाचक पित्त को हम समझते हैं। नोट करिए जरा, पाचक पित्त का स्थान पक्वाशय है। अभी हमने बात किया पक्वाशय या अमाशय के मध्य स्थान में, या जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी में पित्त का अपना निवास स्थान है। किसका? पाचक पित्त का। पाचक पित्त ही 5 प्रकार के, जो पाचक, साधक, भ्राजक, रंजक, आलोचक, इनमें से पाचक पित्त सबसे मजबूत होता है। पाचक पित्त कमजोर हो गया तो धीरे धीरे दूसरे पित्त भी कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए इलाज करते वक्त हमें पाचक पित्त की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले बिगड़ते क्रम में पाचक पित्त ही बिगड़ता है, जो हमारे ग्रहणी पक्वाशय और अन्नाशय, जिसे हम आमाशय बोलते हैं, उसके बीच में रहता है पाचक पित्त। इसका प्राकृत कर्म क्या है, क्या काम करता है पाचक पित्त? पचाने का काम। हाँ, जो है ना, जो आप भोजन करते हो, चाहे आप 5 प्रकार 4 प्रकार जो भोजन है ना, लेह्य, चूस्य, भक्त और भोज्य, ये 4 प्रकार के अन्न है ना। तो इन अन्न को पचाने का काम करता है। दोष, रस, मूत्र और मल, यानी मल यानी पुरुष स्टूल को, उसका विवेचन करना यानी पृथकीकरण करना, उसको ना अलग अलग करना, उनको समान वायु के साथ रह करके, क्योंकि समान वायु भी तो पाचक पित्त के सामने है ना जी। सर सार्किट करना, सार्किट, हाँ, जो सार्किट विभाजन करना, पाचक पित्त साधक है ना, वो जो है समान वायु के संदर्भ में हम सार्किट विभाजन बोलेंगे। पाचक पित्त और समान वायु के साथ मिलके, हाँ, ये दोनों मिलकर के सार्किट विभाजन करेंगे। तो दोष है कफ, पित्त, वात, रस धातु, यूरिन, स्टूल, इन सभी का पृथकीकरण यानी उसका विभाजन करना पाचक पित्त का भी काम है। समान वायु और पाचक पित्त कफ भी होता है सर? हाँ जी, क्लेदक कफ भी वहीं पे होता है। हाँ जी, हाँ जी, क्लेदक कफ जो है वो अमाशय में है। और दूसरी बात, पाचक पित्त सार्किट विभाजन करना और अन्य अग्नियों को अनुग्रहण करना, अन्य अग्नियों को भी अनुग्रहण करना है, चाहे वो धातु अग्नि हो, चाहे वो पंच महाभूताग्नि हो, इनको अनुग्रह करना। जैसे समान वायु करता है वैसे ही पाचक पित्त भी कर रहा है। ठीक है, और पाचक पित्त जो है वो क्या क्या और काम कर सकता है? भूख को बढ़ाने का या घटाने का,
प्यास को बढ़ाने का या घटाने का ये काम करेगा। शरीर में जलीय अंश की कमी होगी तो समान वायु ही प्यास को बढ़ाएगा। शरीर में जलीय अंश की कमी होगी तो प्यास बढ़ाएगा। शरीर में जलीय अंश की अधिकता है तो प्यास नहीं आएगा। शरीर में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी तो भूख नहीं आएगा, और अगर कमी होगी तो बहुत ज्यादा भूख लगेगा। यह सभी क्रियाएं पाचक पित्त ही डिसाइड करता है। और पाचक पित्त हमारे जो शरीर है उसके जो स्वाभाविक जो हीट है, जो ताप है, उसको वो मेंटेन करेगा या मेंटेन करने में सहायक रहेगा। वो समझ में आया आप लोगों को? पाचक पित्त अगर कमजोर होगा तो क्या क्या हो सकता है? चूंकि पाचक पित्त अग्नि का मुख्य एक स्थान है, अग्नि कर्म करने वाला मुख्य एक दोष है, सब दोषा है, तो अग्नि मांद्य होगा। अगर पाचक पित्त कम होगा तो अम्ल पित्त होगा, ग्रहणी रोग होगा, अजीर्ण होगा, खाना खाने में मन न लगना, खाया हुआ चीज न पचाना, खाने में मन न लगना, और ग्रहणी, ये सभी ये जो तीन भी, और अम्ल पित्त, पित्त में अम्लता की अधिकता होना, ये सभी चीजें इसी पाचक पित्त के विकार होने की वजह से होगा। नोट किया आप लोगों ने? अब हम बात करेंगे जरा रंजक पित्त। रंजक पित्त कहाँ रहता है? आपके लीवर में, आपके स्प्लीन में, आपके अमाशय में, और आपके हृदय में। रंजक पित्त कहाँ का? देखो, रंजक पित्त के लिए ना ग्रंथकारों ने अलग अलग बताया है। लीवर, स्प्लीन, आमाशय और हृदय। ज्यादातर जो ग्रंथकार है वो रंजक पित्त को लीवर में रहता है ऐसा बताते हैं, लेकिन सुश्रुत ने इसको हृदय में रहता है कह करके भी बताया है। सुश्रुत ने इसको लीवर में रहता है बताया है ना। सारंगधर संहिता ने भी इसको हृदय में रहता है बताया है। अकेले जो सुश्रुत है वो कहते हैं कि इसका लीवर में या स्प्लीन में रंजक पित्त है ऐसा बताया है। रंजक पित्त का काम क्या है? जो रस धातु, जो भी अभी आपने भोजन किया और उस भोजन का पहली बार जब पाक हुआ उसके बाद वो लीवर में जाएगा। एनाटॉमिकल अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो वो जो है ना, जो सॉलिड जो रस है वो लीवर में जाएगा, और उस लीवर के अंदर है रंजक पित्त, उसको वो रंगने का काम करेगा। ठीक है? जो लीवर में जाके रंगे वो ब्लड बन गया, जो क्षुद्रांत में जाकर के रंगे, जो क्षुद्रांत में जाकर के रंगे, है ना, जो इंटेस्टाइन में जाकर के रंगने का काम करे, वही अन्न के जो स्टूल है उसको वहां जाकर के रंगे तो वो फिर क्या है कि मल के कलर को वो बनाता है। काला बनाना है, पीला बनाना है, सफेद बनाना है, मटमैला बनाना है, ये रंजक पित्त तय करेगा वहां पर। लीवर में वही रंजक पित्त रेड कलर बना रहा है, हर रोज ही चल रहा है ये काम। लार्ज इंटेस्टाइन में वही रंजक पित्त क्या कर रहा है? उस स्टूल, उस मल को मल के जैसे रंग बना रहा है। विकृत अवस्था में है तो अलग अलग कलर बनाएगा। वही रंजक पित्त यूरिनरी ब्लैडर में जाते ही वही रंजक पित्त वहां क्या काम कर रहा है? उस यूरिन को रंगने का काम कर रहा है। कभी पीला कर रहा है, कभी सफेद कर रहा है, कभी काला कर रहा है, कभी नीला, अलग अलग व्याधि में कुछ भी कलर जैसे वो करे, अलग अलग व्याधियों के हिसाब से। ठीक है? ऐसे ही वही रंजक पित्त जब स्किन में आता है तो प्लीहा जैसे स्थितियों में पीला कर देना। वही रंजक पित्त बालों में आकर के एकदम बालों के कलर को सफेद कर देना या एकदम काला कर देना, रंजक का ही काम है। बाल असमय सफेद हो रहा है, क्या मतलब हो गया कि उसका जो बाल, उसका जो रंजक पित्त है वो क्या हो रहा है? डिसबैलेंस में हो रहा है।
तो ये सारे काम रंजक पित्त का है। रंजक पित्त अगर विकृत होगा तो पालित्य रोग होगा, यानी कि बाल सफेद होने वाला होगा। ठीक है जी। और रंजक पित्त के ही विकार से फिर आपका बहुत सारे जो शरीर अलग अलग जो रंग धारण करने वाली जो व्याधि जो बन जाता है, क्या क्या हो सकता है, वो सभी दूसरे कारणों से भी होता है, लेकिन उसमें रंजक पित्त भी विकार हो गया, ऐसे हमें समझना चाहिए। ऐसे ही साधक पित्त हमारे हृदय में रहता है, साधक पित्त मन में भी अपना काम करता है। साधक पित्त क्या रहता है? हृदय में रहता है। तो ये क्या क्या काम करेगा? मेधा को, बुद्धि को, है ना, हमारे मन के मनोरथ को पूरा करने में साधक पित्त का काम है। कांति को बनाए रखने में साधक पित्त, अभी हमने बात किया था ना कांति को बनाना, तो बेसिकली कांति कौन सा पित्त बना रहा है? साधक पित्त बना रहा है। मन को निर्मल करने का काम साधक पित्त का है। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है, वो साधक पित्त के ही कारण से सोचता है ना। जो आदमी तर्कशील है, तर्क करने में जो आदमी सफल है, वो साधक पित्त के वजह से होता है। जो आदमी विशाल हृदय वाला है, दान देने में प्रवृत्त होता है, दूसरों के दुख को देख करके द्रवीभूत होता है, धर्म पर कर्म के प्रति मतलब कि जो सचेत रहता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी जो चार पुरुषार्थ है, इसके लिए जो तत्पर रहता है, वो साधक पित्त के कारण से होता है। और अगर साधक पित्त कमजोर होता है तो ओसीडी उसको होगा, डिप्रेशन होगा, भय, निरंतर चिंता में ग्रसित रहना, हमेशा गुस्सा आना, मोह, शंका करने की उसमें आदत होना, शंका करने की उसमें आदत होना, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, किसी के भी ऊपर यकीन न करने की आदत होना, ये सब साधक पित्त का काम है। आलोचक पित्त, ये तो समझ आ ही जाएगा आपको, दृष्टि यानी आपके आंखों में रहता है, वस्तुओं को देखना, देखे हुए वस्तु को ब्रेन में स्टोर करना, ये आलोचक पित्त का काम है। बस इतना ही काम है इसका। ठीक है। तो आलोचक पित्त की कमजोरी अगर होगा तो दृष्टि संबंधित समस्या होगा, तिमिर रोग होगा, आंख से ना देखना, आंख से आंसू आना, आंख से संबंधित सारे व्याधि आलोचक पित्त का। भ्राजक पित्त स्किन में ज्यादातर बेसिकली समझने वाली जो बात है ना, वो हमारा कौन कौन सा है? रंजक पित्त, पाचक पित्त, ये दोनों के ऊपर आपका दिमाग ज्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि वो उनका महत्व हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर के मतलब शरीर में कहीं ना कहीं होगा। साधक पित्त अकेले हृदय में, आलोचक पित्त अकेले आंख में, भ्राजक पित्त हमारी स्किन में। बस भ्राजक पित्त का काम क्या है? आपके स्किन में कुछ भी चीज है उसको पचाने का काम भ्राजक पित्त का है। ठीक है। आप क्या पुलटिस कर रहे, क्या लेप कर रहे हैं, शरीर में तेल से मालिश किया, वो स्किन में तेल अटका हुआ है, उसको पकाने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम। कभी भी, हाँ जी शशिकांत जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो जिस तरह से है ना, ये शरीर के ऊष्मा को यानी ताप को मेंटेन करने का काम यह भी करता है। शरीर में, शरीर के ताप को मेंटेन करना। स्किन में अगर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो उसको जहां तक हो सके भ्राजक पित्त उसको मेंटेन करने का प्रयास करेगा। ऐसे ही भ्राजक पित्त जो है अभ्यंग यानी मालिश करने पर, परिसेक यानी शरीर में सेकाई, आग से सेकाई करने पर, अवगाहन लेप करने पर, आपने स्किन में कुछ भी लगा लिया है ना, वो उस क्रीम को, उनको ना साथ भ्राजक पित्त क्या करता है, उनके ऊपर अपना देखभाली करता है, ताकि स्किन से कोई चीज अंदर ना आए। कोई भी कीटाणु अगर स्किन में आ गया तो तुरंत साधक पित्त जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जला करके। स्किन का पूरी तरह से, मतलब एक तरह से लगा लो कि एक तरह का कवच है ये भ्राजक पित्त, पूरे शरीर में कवच के समान काम करेगा। कोई अन्यथा और बेमतलब की चीजें वो अंदर जाने नहीं देगा। स्किन में आया है वो पहले वो देखेगा कि यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं है। अगर हानिकारक है तो आपको उसी वक्त खुजली होना शुरू हो जाएगा। ये कौन कर रहा है? भ्राजक पित्त कर रहा है। अगर वो हानिकारक नहीं है तो शरीर को ना अच्छा सा उसको एकदम फीलिंग देता है भ्राजक पित्त,
जैसे आप यहाँ चंदन का कोई आप लेप लगाओ यहाँ पर माथे में, बड़ा ठंडाहट महसूस होगा। कौन कर रहा है ये? भ्राजक पित्त, क्योंकि स्किन में उसको लग रहा है कि यह हमारे मन में काम करने वाला कोई चीज इस व्यक्ति ने स्किन में यहाँ लगाया है। यहाँ आप कोई केमिकल लगाओ, तुरंत आपको खुजली होना शुरू हो जाएगा। भ्राजक पित्त को तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, इसने यहाँ कुछ ऐसा चीज लगाया है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो वो क्या करेगा? हानिकारक जान करके आपको साइन देगा खुजली करके। वहां फोड़े फुंसी होना शुरू हो जाएगा, खुजली जलन होना शुरू हो जाएगा, तमाम सारे काम कर देगा वो। पित्त का स्वभाव ही जलन और ये सारी चीजें करना है, खुजली करना है। तो या तो वो हीट देगा, गर्मी करेगा, या तो वो वहां पर जलन कराएगा, या तो कुछ भी कराएगा। पसीना में भी वो रहता है, तो या तो वहां से पसीना, या तो वहां ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, पसीना निकलना। जहां जहां पित्त रहता है उन चीजों को वो वहां पर एक्टिव कर देगा, क्योंकि खून में भी पित्त रहता है, लसिका में पित्त रहता है, स्वेद यानी पसीना में पित्त रहता है। तो जहां पर भी आप ऐसे केमिकल डालोगे तो उस जगह में विद्यमान ब्लड को उत्तेजित कर देगा, उस जगह में विद्यमान पसीना को उत्तेजित कर देगा, क्योंकि वो उसका अपना खुद का घर है। ओके, तो ये भ्राजक पित्त हो गया। तो इस तरह से आज हमने वायु के कुछ और भ्राजक पित्त को हमने सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के जो पित्त है उसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अगर आप मुझे समय दोगे तो मैं आज आपको कफ के बारे में भी बता दूं। बताऊं या कल करें? अब एक सेकंड। हेलो, हाँ जी सर, कल बात करें, मेरा क्लास चल रहा है। ओके, कल करें 10 बजे। हाँ जी। अब आज हमने जो पढ़ा है, चलिए खोलिए, आप सभी लोग कैमरा खोलिए और मुझे बताइए कि आज आपको क्या नहीं समझ में आया। आ गया सबको समझ में? आप सभी लोग टैलेंट हो, वैसे तो आ ही गया होगा, है ना? अगर आज हम 10 बजे तक क्लास लेंगे तो मैं पूरा कफ को भी मैं खत्म कर दूंगा अभी 5 मिनट में ही। या आज रहने दे? कर दीजिए सर, आज रहने दीजिए सर। आज रहने देते, चलिए ठीक है। कल हम कफ को देखेंगे, उसके बाद कल ही हम जन्म प्रकृति और दोष विकृति को हम कल देखेंगे। ओके, कल कफ को जान करके, दोषों को थोड़ा समझ करके, जन्म प्रकृति और दोष विकृति को हम कल देखेंगे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो शेयर एंड अर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग अपना थोड़ा सा करिए। हम लोगों ने व्यवस्था बनाया है, आने वाले समय में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होना है, प्रैक्टिकल आयुर्वेदा होना है। तो आप लोगों से ना मैं बस उसकी जो अमाउंट है, मुझे ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को या अपने विद्यार्थियों को कि पैसे दो, इतना दो, उतना दो। तो बस निश्चित बात है कि पहले मैंने आपका एडमिशन इतना रुपये से हुआ, नेक्स्ट मंथ से आपसे बस 400-500 रुपये तक आप तो हमें दे दीजिएगा। तो आपके लिए हम अच्छे से अच्छे टीचर के माध्यम से, या मैं खुद भी समय निकाल करके आप लोगों को मैं द्रव्य गुण विज्ञान और हमारे ये सारी चीज़ों के ऊपर हम सभी लोग मिल करके बैठ करके बात करेंगे, है ना? उसके लिए शेयर एंड अर्न करिए। आपके पास अच्छा पैसा है, कोई बात नहीं, हर महीने का 1100 रुपया हमारा हम लोगों ने व्यवस्था बना रखा है, तो वो आप दे सकते हैं। नहीं तो जिनके पास नहीं है वो हमारे वेबसाइट में जाइए www.ayushyogi.com। वहाँ पर जा करके आप मेरा जो प्रोफाइल है या किसी भी जो टीचर है उनके प्रोफाइल को आपने जा करके सबमिट करना है। आपको यूजर आईडी नंबर, पिन नंबर मिलेगा और लॉगिन करना है आपका मोबाइल नंबर और उसी पिन नंबर के आधार पर। लॉगिन होने के बाद अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जाइए शेयर एंड अर्न में, और वहां पर जो भी 2 पोस्ट अभी हम लोगों ने रखा हुआ है उसको आप अपने मित्र को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको शेयर करिए। वहां से आपको अमाउंट जनरेट होगा हर रोज, कभी 50, कभी 100 ऐसा करके। तो वही अमाउंट का जो इस्तेमाल है नेक्स्ट जो कोई क्लास, उसके लिए आप लोग, जैसे अभी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, तकरीबन सभी लोगों ने कर लिया है। बेसिकली यह जो हमारे गुरुजी के द्वारा प्रदत्त जो नाड़ी परीक्षण का जो नॉलेज है, हम चाहते हैं कि चलो जन जन तक पहुंचे। आने वाले समय में हम कुछ ऐसे भी कैंपेन करने के लिए अभी सोच रहे हैं कि कोई अगर डायबिटीज का मरीज है तो हम सिर्फ शेयर एंड अर्न की बदौलत उसको हम फ्री में डायबिटीज से रिलेटेड जो चिकित्सा विधि है, चाहे वो साधारण परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसको आयुर्वेद का अभी नहीं पता है,
ऐसे कोई रोगी को भी हम इस प्लेटफॉर्म में ले आएंगे और उनको पूरी तरह से डायबिटीज से संबंधित जो चिकित्सा विधि हम उनको समझाएंगे 1 महीने या 2 महीने का जो क्लास उनको दे करके। तो कम से कम ये होगा कि डायबिटीज क्या है और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें हमारी आहार विहार वहाँ पर सेट करना चाहिए, कौन सा क्या चीज़ खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसको सेट करके हम डायबिटीज से बच सकते हैं। अगर किसी की किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है, हमारा नित्य आहार विहार कैसा होना चाहिए दोषों के आधार पर, तो उसके कुछ चीज़ें हम पेशेंट को सिखाएंगे। आपके भी परिवार में आसपास में अगर कोई ऐसे पेशेंट है तो उनको भी आप हमारे आयुष योगी में आप उनको भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हम सभी लोग मिल कर के छोटा सा एक प्रयत्न कर लेंगे, जितना भी आप और हम जानते हैं आयुर्वेदिक प्रोसेस से चिकित्सा देने की विधि। बेसिकली आयुर्वेद जो है ना साधारण जड़ी बूटियों से चिकित्सा देने की एक विधि है आयुर्वेद। थोड़ा सा अभी उस हिसाब से बना दिया रसायन और कुछ एलोपैथिक तरीका से लोग चिकित्सा देते हैं, लेकिन आयुर्वेद शुद्ध आयुर्वेद नहीं, अकेला चरक संहिता ही शुद्ध आयुर्वेद है। उसके बाद तो जो भी बना है वो सुश्रुत भी है, लेकिन उसके बाद जितने भी जो गूगल फॉर्म में जो दूसरे जो मेडिसिन आते हैं ना वो ठीक है जड़ी बूटी से बना है, लेकिन चरक के विचार से वो मेल नहीं खाता। आप चरक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कहीं पर भी चरक ने अपनी क्लास में गूगल को टैबलेट फॉर्म में खाने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि गूगल का जो दवाई है उसको आपने स्वरस बना करके यानी काढ़ा जैसे बना के पीने के लिए बताया है। तो जो टैबलेट फॉर्म में बाजार में आ रहा है वो आज का चमत्कार है, नया कुछ खोज है, लेकिन चरक का विचार और उनका खोज उनकी वो नहीं है। वो तो जैसा आयुर्वेद है वैसा ही अगर हम परोसेंगे लोगों के सामने तो उसमें पैसा भी ज्यादा उनके लिए नहीं लगेगा, झंझट भी ज्यादा नहीं होगा, उनका शरीर और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है जी संदीप जोशी जी। आचार्य जी। हाँ जी। आज की क्लास रिकॉर्ड हुई है? हुआ तो है, मैं अब इसको आचार्य जी हम आज बहुत लेट आए थे इसलिए ये ग्रुप में अगर यदि आप डाल देते तो बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ मैं